अच्छा जी, तो शुरू करते हैं हम लोग। और लास्ट टाइम मैं आप लोगों को एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है मैरियन बुक की 12.5 इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास थ्री हार्मोनिक थ्री जो है ऑसिलेटर्स हैं, और थ्री ऑसिलेटर्स में इन जनरल आप एक्सपेक्ट करते हो कि थ्री जो है वो फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी, थ्री मोड्स जो होंगे। तो इसमें हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी टर्म लिखी, पोटेंशियल एनर्जी टर्म लिखी। दो टर्म्स हैं, दो स्प्रिंग हैं, दोनों का कापा जो है वो सेम है। मैंने इसको कापा कापा कह दिया है। पहला स्टेप था कि एम और के मैट्रिसेस आप लोगों ने निकालने हैं। तो एम है काइनेटिक एनर्जी टर्म से, और थीटा डॉट जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसके डेरिवेटिव लेके आप निकाल सकते हो। जो छोटे मैसेज हैं, CO2 मॉलिक्यूल है, कार्बन का मैस जो है वो कैपिटल एम है, और ऑक्सीजन का जो है वो दो ऑक्सीजन के एटम है, उनका मैस जो है स्मॉल एम है। तो इस तरीके से आप मैस मैट्रिक्स निकाल सकते हो। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी से आप के मैट्रिक्स जो है वो निकाल सकते हो। चलो वो कापा, उसको दोबारा कापा वन कर दो। मैट्रिसेस अगर आपके निकल आते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि आइगन फ्रिक्वेंसीज या कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो आपने निकालनी है। ठीक है, उसके लिए ये डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन होती है। हमारे पास थ्री फ्रिक्वेंसीज आ गई, और एक फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़ीरो है। फ्रिक्वेंसी के ज़ीरो होने का ये मतलब है कि टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि वो ऐसी मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही। तो ये असल में ट्रांसलेशनल मोड है, और इसमें सिर्फ दो फ्रिक्वेंसीज आपकी जो है वो ऑसिलेटरी बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगी। एक ओमेगा 1 है और एक ओमेगा 2। अब ये आपके पास तीन फ्रिक्वेंसीज आ गई। इनके अगर हम आइगन वेक्टर निकालें तो देखते हैं क्या मिलता है। तो आइगन वेक्टर या आइगन वेक्टर इक्वेशन है ये, और इसमें A1 जो है वो करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा 1 आइगन वेक्टर है, A2 करस्पॉन्डिंग ओमेगा 2, और A3 ओमेगा 3 के साथ रिलेटेड है। तो निकाला जाता है, मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है ये अगर आप A1 आइगन वेक्टर लिखते हो तो यहाँ ओमेगा 1 स्क्वायर आएगा इस इक्वेशन में, और अगर यहाँ पे A2 लिखोगे तो ओमेगा 2, और फिर A3 जो है ओमेगा 3। तो इसको सॉल्व करके मैंने फाइनल रिजल्ट आप लोगों को बताया था, वो आपके ये निकल आए इसमें। ठीक है, और आल एक कांस्टेंट रह जाता है, जिसको आप नेक्स्ट स्टेप में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के साथ फिक्स कर सकते हो। तो ये तीन निकल आए। अब इसके बाद नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ थी वो मैंने छोड़ दी आप लोगों के लिए। फिफ्थ जो पार्ट है वो आपके ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हैं। नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के साथ निकाले जाते हैं। तो लास्ट टाइम जो है ये ईटा 1 आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपके पास A1 निकल आया मैथमेटिक्स, और x1 x2 x3 जो है ये आपका x। इसी तरीके से ईटा 2 ईटा 3। तो आप लोग देख लो यहाँ पे ये तीन जो है ये आइगन जो है ये तीन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स जो निकल आए हैं। अब लास्ट स्टेप में आप इसकी फिजिक्स जो है किस तरीके से ऑसिलेशंस कर रहे हैं क्या ये बता रहा है। उसके लिए ये मैंने बताया था आपको कि तो जिसकी भी आपने देखना है कि अगर ईटा 1 का बिहेवियर देखना है तो बाकियों को ज़ीरो कर देना है। ठीक है, ईटा 2 का देखना है तो ईटा 1 और ईटा 3 को आपने ज़ीरो कर देना है, और इसी तरीके से ईटा 3 को देखना है तो ईटा 1 और ईटा 2 को, तो सिर्फ एक को स्विच ऑन करना है, बाकी को स्विच ऑफ करना है। ठीक है, तो हमने ईटा 1 का बिहेवियर देखना है फिजिक्स मोड ईटा 1, तो आप ईटा 2 ईटा 3 जो है उसको जीरो पुट कर सकते हो इसके इसी तरीके से टाइम डेरिवेटिव की इनिशियल कंडीशन के तौर पे, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा तमाम टाइम के लिए जीरो, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसमें x1 x3 और माइनस x2, इसका मतलब x1 और x3 जो है फर्स्ट और थर्ड मालिक्यूल अगर एक तरफ जा रहे हैं तो x2 दरमियान वाला जो इस तरफ जा रहा है उसका अपोजिट जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ईटा 2 को देख लो आप, इसमें x2 0 पे हो गया, इसका मतलब x2 जो है वो रेस्ट पे है और नहीं मूव कर रहा है, x1 और x3 अपोजिट मूव कर रहे हैं। ठीक,
और लास्ट जो है इसमें तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं। जब तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं इसका मतलब ये आपको बता भी रहा है कि ट्रांसलेशनल मोशन है, तीनों एक तरफ जा रहे हैं। तो फर्स्ट को देख लो आप, x1 x3 जो है वो x1 और x3 एक तरफ है और x2 जो है वो दूसरी तरफ है। इसी तरीके से सेकंड मोड है, उसमें x2 जो है वो रेस्ट पे है, तो x1 और x2 आपस x1 और x3 जो है वो अपोजिट मूव कर रहे हैं। ठीक है, या तो इसकी तरफ आ रहे हैं, जैसे अवे जो है मूव करेंगे। तो इस तरह ये लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हो गए। और लास्ट जो है मैंने ट्रांसलेशन मोशन बताई थी कि ये आपको डिस्क्राइब करता है ट्रांसलेशन मोशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैरियन ने जो है ये जो लास्ट मोड है इसको शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, इस लास्ट मोड को शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया। मैं जब ट्रांसवर्स मोड्स की बात करूँगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो मैं वो प्रोसीजर फॉलो करूँगा जो मैरियन ने इस लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी किया है। ठीक है, क्योंकि वो आपको ये समझ आ गई कि ये किस तरीके से एक चीज़ निकल के आती है ट्रांसलेशन मोड्स वाली। तो इसमें ये होता है कि आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं 𝜃1 𝜃2 बस असल में इम्पोर्टेंट है, मुझे ट्रांसलेशनल मोशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं इसको ज़ीरो करूँगा। ठीक है, 𝜃3 को देख लो आप, अगर 𝜃3 को ज़ीरो करते हो तो ये आपको क्या देता है, ये जो चीज़ है ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे देखते हैं क्या होता है। तो मैं अगर 𝜃3 को ज़ीरो करता हूँ तो मुझे जो मिलती है चीज़ वो ये, और इसको इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या होगा। पूरी क्वेश्चन को m से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये जो चीज़ है स्मॉल m, ये चीज़ बन जाएगी। और इसको थोड़ा सा फिर रीअरेंज कर लो आप। स्मॉल m को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ के साथ ही कॉमन आ गया, ये चीज़ बन गई। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को अगर आप गौर से देखो तो इन सम सेंस ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, यानी x1 कहाँ पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय m, x3 कहाँ पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय इट्स मास, x2 कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी पोजीशन, मल्टीप्लाई बाय इट्स मास। और फिर अगर इस पूरी चीज़ को आप डिवाइड कर लो मास से, विच इज m प्लस कैपिटल, तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल डेफिनेशन बन गई है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की इसको चाहे मैं r कह देता हूँ या वट एवर जो है, तो r, तो ये क्वेश्चन आपको बता रही है कि r जीरो है। इसका मतलब है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पे फ्रेम में चले जाते हैं इसके, तो वहाँ पे जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन जो है ये गायब हो जाएगी। तो शुरू में ही आप अपने कोऑर्डिनेट ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें ये हो जाएगा कि ये x1 x3 और x2 आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। तो इसमें से दो इंडिपेंडेंट बच जाएंगे, या तो आपने x3 को x1 x2 के टर्म में लिख दिया या x2 को या x1 को। तो इस तरीके से आपके पास दो कोऑर्डिनेट रह जाएंगे, और दो कोऑर्डिनेट यानी आपने दो जो है मोड्स निकालने हैं, वो जो मोड्स हमने 𝜃1 𝜃2 ऊपर निकाले हैं। और इस तरीके से आपका सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2+2 मैट्रिसेस आप मैट्रिक्स जो है वो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन अब हम कंसिडर करेंगे ट्रांसवर्स मोड में। तो ट्रांसवर्स मोड की तरफ आते हैं, तो इस तरीके से आप इसको शुरू में ही एलिमिनेट कर सकते हो ट्रांसलेशनल मोशन जो है। तो ये है ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस हैं, इसमें ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो इस टाइम ये ऊपर है और ये एंगल कितनी डेविएशन इसकी अल्फा की हो रही है, ये बता रहे कितना डेविएट हो रहा है। अगर तो आप हाँ तो इसमें यूँ समझ लो, अगर आप जो है इसमें y3 को अगर मैं डेविएशन जीरो कर देता हूँ, तो हाँ y3 को अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो डेविएशन है वो आप कह सकते हो वो होगी अल्फ़ा 2j। ठीक है, ग्राफ
y2 को 0 कर दो तो डेविएशन होगी अल्फा 3। अल्फा असल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो अल्फा असल में दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, अल्फा तो ये क्यों मुझे ज़रूरत पड़ रही है आगे शायद आप देखोगे कि क्वेश्चन होंगे जिस जो आपको ज़्यादा आसानी से। अच्छा, तो अब इधर जो है इसकी तरफ मैं दोबारा वापस आऊँगा। ये जो मैंने किया है ये आपने फिगर देख ली, तो इसमें ट्रांसवर्स मोड है, इसको हमने निकालना है और यहाँ पे कहता है बिकॉज़ वी हैव एलिमिनेटेड रोटेशन। अच्छा, द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मस्ट बी शोन, ठीक है, मूविंग इन दिस। अच्छा, y1 इक्वल्स टू y3 ऑपोजिट एंड इक्वेशन सिमिलर टू इक्वेशन इन रिलेशन। तो ये है आपका सेंटर ऑफ मास जो है y की देखिए, जो मैंने ऊपर जो चीज़ की थी वो आप यहाँ पे y में देख रहे हो, ये वाली जो चीज़ है, कि आपने वो ट्रांसलेशनल मोड जो है वो निकालना है। तो उसके लिए आप ये एज्यूम कर सकते हो 1 और 2 जो 1 और 3 जो मॉलिक्यूल है उनका मास m है और जो 2 दरमियान में पड़ा हुआ उसका कैपिटल M है। तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो आपने एक तरह सेंटर ऑफ मास जो है वो की जो मोशन है ट्रांसलेशन मोशन, इसको रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, मैरियन ने y2 को जो है y1 और y3 की टर्म में लिख दिया। तो अब आपको सिर्फ दो जो है y1 और y3 यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 3 जो है वो निकालने हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स मोशन देखने के लिए कि वो किस किस्म की होगी। अच्छा, अब ये जो रिलेशन है ये अल्फा वाला ये है इसमें इम्पोर्टेंट, बस ये आपको अगर समझ आ जाता है तो आगे सारी कैलकुलेशन आसान है आपको। तो ये असल में आप जो है यहाँ पे एक जहर में ट्राइंगल बना सकते हो अल्फा जिसमें इस्तेमाल हो। तो अगर यहाँ पे डेविएशन जिस तरीके से ये मैंने आपको बताया था, तो अब अगर ये y3 जो है ये ज़ीरो हो, तो अब आप जस्ट इमेजिन करना है आपने, y3 अगर ज़ीरो हो तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ये जो डेविएशन है ये y2 होगा, ठीक है, ये y2 होगा। तो y2 आपका जो है वो किस तरीके से रिलेटेड होगा अल्फा के साथ, y2 जो है वो किस तरीके से रिलेटेड होगा अल्फा के साथ। ये ठीक है, y2 जो है y1 माइनस y2 और y3 माइनस y2, y1 माइनस y2 और अच्छा मैंने थोड़ी सी जो है इसमें एक लगता है मुझे मिस्टेक कर दी है लिखने में। तो y1 माइनस y2 प्लस y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर y अगर ये यहाँ पे जा रहा है तो एक एक डायरेक्शन आपकी ये बनेगी और एक डायरेक्शन आपकी जो है वो ये बनेगी। तो मैं कोशिश कर रहा था कि इस एंगल को दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो उस तरीके से इसको समझना जो है शायद आसान हो जाए। तो असल में तो यही है कि बस इसमें या इसको जो है आर्क लेंथ के तौर पे भी आप लोग जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 प्लस y3 माइनस y2। अच्छा, y2 के रेफरेंस से जो है ये सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। तो y हाँ रिलेटिव टू y2 जो है ये कितना नीचे डेविएट हो रहा है और ये कितना डेविएट हो रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो समहाउ उसका एंगल का जो है वो आपको बता सकेगा। और यहाँ पे जो है ठीक से कि ये एंगल जो है ये कितना है। चलो इसको मुझे अभी जहन में आ नहीं रहा कि मैं आपको किस तरीके से इसको ज़्यादा आसान तरीके से। अच्छा, तो ये जो है ये रफली जो है आप इसमें अगर अल्फ़ा को टेंजेंट अल्फ़ा बना के
एक ट्रायंगल की शेप में देखने की कोशिश करो, शायद उस तरीके से भी आपको ये चीज़ समझ आ सकेगी। वरना इसको जो है एक सर्कल में जो एक स्लाइस होता है उस सेंस में भी शायद आप देखने की कोशिश करो, शायद उस तरह भी वो चीज़ समझ में आ सकेगी किस तरीके से ये जो चीज़ है। ठीक है, तो असल में जो इसकी पूरी लेंथ है, ठीक है, यानी इस तरह का एक स्लाइस ध्यान में बनाने की कोशिश करो जिसकी पूरी जो रेडियस है वो बी है और जो डेविएशन है वो अल्फ़ा एंगल है और जो आर्क लेंथ है वो आपकी जो है वो इसने लिखी हुई है कि वो ये है। फिर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए तो ये है। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, चलो फिर इसको देखना आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हुआ है इससे रिलेटेड तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको शायद कोई और अच्छी सी पिक्चर बना के बता सकूँगा। यहाँ पे मुझे इस तरीके से मेरे पास चीज़ें नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ। तो इसमें इस रिलेशन में ये एज्यूम है कि अल्फ़ा छोटा है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसमें ये एज्यूम करना कि अल्फ़ा जो छोटा है। तो इसके बाद जो है आपके पास सॉरी y2 जो है वो y1 y3 की टर्म में हमने लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी आपने लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी में आपके पास छोटे m की दो टर्म्स आ जाएंगी, y1 डॉट और y3 डॉट और y2 डॉट स्केयर। ठीक है, और फिर इसके बाद इवन इसके अंदर इसने ये चीज़ भी एज्यूम की है कि ये y1 y2 की जो डेविएशन होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, y1 और मेरा ख्याल है क्या इसने किया हुआ है, एक मिनट, y1 और y3 की ये चीज़ आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यहाँ से भी देख सकते हो, इस लॉन्गिट्यूडल मोड से भी। ठीक, यहाँ पे इन दोनों की डेविएशन हमेशा बराबर ही रही है। ठीक, इस मोड में भी इस मोड में भी, यहाँ पे भी आप देख लो y1 y3 जो मोड है और ये, तो ये जो है ये इसकी सिमेट्री की वजह से आप ये चीज़ देख सकते हो कि y1 और y3 जो है वो डेविएशन के साथ करेंगे। तो इस तरीके से इसने इवन जो है वो सिर्फ एक ही ऑसिलेशन मोड जो है वो निकालेगा। y1 y2 को भी y3 को भी इसने बराबर ले लिया, y1 y3। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा, वो अल्फ़ा भी आप ले सकते हो या फिर y1 ले सकते हो। तो अल्फ़ा के अंदर इसने सारी वैल्यूज पुट की तो ये बन गया। काइनेटिक एनर्जी में भी एक वेरिएबल आ गया। आप चाहो तो इसको ना लो बराबर और फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, कि इसको तो पहले से फिजिकली जो है ऑन फिजिकल ग्राउंड इसने ये चीज़ जो है इसको बराबर ले लिया। आप चाहो तो इसको डिफरेंट रख सकते हो, आप चाहो तो y1 y2 y3 तीनों को डिफरेंट लेके चल सकते हो, जिस तरीके से मैंने ऊपर किया। तो आप बस ये है कि प्रॉब्लम थोड़ा सा आपका जो है वो ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ जाएंगे। 3x3 मैट्रिक्स जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे इसने ना सिर्फ जो है ट्रांसलेशनल मोड निकाल दिया बल्कि एक और ऑब्जर्वेशन की कि हमेशा दोनों मोड में y1 y3 जो है वो इस तरीके से जो है वो आपस में रिलेटेड है। तो खैर यहाँ पे फिर आप ये काम करने के बाद काइनेटिक एनर्जी आपकी अल्फ़ा की टर्म में आ जाती है, चाहे आप उसको y1 की टर्म में लिख लो चाहे अल्फ़ा की टर्म में। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आप लिख सकते हो, वो ये बन जाएगी। और फिर इनके इससे जो है आप वो मोड निकाल सकते हो। आइगन मोड जो है वो यहाँ स्टेप नहीं किए हुए, आप लोग ये खुद से कर लो। ओमेगा 3 स्क्वायर जो है वो गामा 2 के साथ इस तरीके से रिलेटेड हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है आपके पास फाइनल जो आंसर बचता है वो y1 इक्वल्स टू y3। द ट्रांसवर्स मोड इज प्रेजेंटेड बाय दिस y1 इक्वल्स टू y3। ठीक है, और y2 इक्वल्स टू y1 प्लस y3। ये तो हमने ऊपर सेंटर ऑफ मैथ्स की वजह से ये चीज़ बनाई थी। फाइनली जो है ये मोड, ये चीज़ तो इसने खुद से ही ऑन फिजिकल ग्राउंड जो है वो ये चीज़ ले ली। तो इसको देखते हैं। हाँ बस ठीक है, सही है। फिर थोड़ी सी इसने ये फिजिकल इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल जस्ट डिस्कस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड नॉर्मल मोड्स। इसको इसने थर्ड नॉर्मल मोड का है जो ट्रांसवर्स है, और फर्स्ट भी है वो आपने देख लिया था। फर्स्ट जो है वो कौन सा था, फर्स्ट भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है ये। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड नॉर्मल मोड जो है दोनों मिलते जुलते हैं। सेकंड जो है उसमें ये सेंटर जो है बैठा रहता है और ये
ये सिमेट्रिकल मोड या कौन सा सिमेट्रिकल था इसमें, हाँ ये मेरा ख्याल है सिमेट्रिकल था या एंटी सिमेट्रिकल मोड। तो इसमें ये कह रहा है कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड नॉर्मल मोड्स इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज़ द इलेक्ट्रिक सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल डेविएट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास बट नो रेडिएशन emanates from normal mode 2 because the electric center is coincident with the center of mass and thus the system has no dipole moment। तो ये थोड़ा बहुत रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ताल्लुक है इसका कि उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये डायपोल मूवमेंट जो है वो बननी चाहिए, ठीक है। ऑसिलेटिंग जो है वो जो है डायपोल मूवमेंट जो है वो आपकी रेडिएशन जो है वो एमिट करती है। तो यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस बात को समझने के लिए। तो वही कह रहा है कि जो मोड उनसे दो मोड बताया इसने, तो फर्स्ट और थर्ड जो है उसमें ये चीज़ बन जाती है, जबकि जो सेकंड मोड है उसमें डायपोल मूवमेंट नहीं बनती, उस वजह से उसमें रेडिएशन नहीं निकलती, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है, अगर चलो आपको नहीं भी समझ आती है एमटी का पार्ट अभी आप लोगों ने नहीं किया। यहाँ तक हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो यहाँ तक ख़त्म होना था, ये थोड़ा सा याद आई तो मैं आप लोगों को करवा दूँ। नेक्स्ट एक चैप्टर क्या आप शुरू करेंगे जिसमें हम कोलिजन्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कोलिजन्स जो हैं इसमें आपके पास कोलिजन्स दो तरह की होती हैं, एक जो है वो इलास्टिक कोलिजन होती है और एक जो है वो, तो ये एक कोलिजन जो है इसकी टू टाइप्स हैं, एक इलास्टिक है और दूसरी जो है वो इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। वो स्टूडेंट को देखते हैं कोई अगर बताया हमें इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन, अगर कोई बैठा है यहाँ पे, हाँ काफ़ी सारे लोग आ गए। अच्छा, तो कोई बताएगा इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में आप लोग क्या जानते हो? मैकेनिक्स के कोर्सेज आप लोगों ने पढ़े हो? अच्छा, आवाज आ गई नहीं। जी सर, इलास्टिक कोलिजन सर वो कोलिजन होती है जैसे जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं जब कोलिजन होती है। अच्छा तो मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, और इन इलास्टिक में जो है सर वो एनर्जी कंजर्व नहीं होती। अच्छा, ठीक सही है। और भी कोई है जो कमेंट करना चाहेगा या सब एग्री करते हैं? तो नजीबुल्लाह ने तकरीबन सही बताई बात, ठीक है। एनर्जी से मुराद जो है वो यहाँ पे ख़ास तौर पे इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी मुराद है, ठीक है। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है जैसे कि ये हम लेंगे ही, इसमें एनर्जी कंजर्व होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का हवाला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो है पहचान कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व है या नहीं है। काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व है कोलिजन में तो वो इलास्टिक कोलिजन है, और अगर वो कंजर्व नहीं है तो वो इन इलास्टिक कोलिजन है। मोमेंटम आपने याद रखना है कि वो कंजर्व रहेगा ऑलवेज जो है इन कोलिजन्स में, जो कि हम डिस्कस करेंगे। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, इवन टोटल एनर्जी जो है वो भी कंजर्व, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं हो सकती या हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं होती और टोटल एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब कि मोशन में जो एनर्जी मौजूद है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी है या आप और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें कंसिडर कर सकते हो, केमिकल एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दो टाइप्स हैं इसमें, हमने ये चीज़ देख ली कि किसमें क्या चीज़ जो है कंजर्व होगी क्या नहीं। तो अब आपको मज़ीद जो है कुछ इसकी और इकसाम भी बताता हूँ मैं। तो इलास्टिक कोलिजन जो है इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि इसमें यहाँ पे
जो है के जो है वो इक्वल टू जीरो, डेल्टा के जीरो का मतलब होगा ये से काइनेटिक एनर्जी जो है ये जीरो होगी। और इसमें मोमेंटम भी लिख लेते हैं, मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो, तो ये दोनों में ही होगा। उठा के जो है ऊपर ले जाते हैं, दोनों के लिए ये चीज ट्रू होगी कि डेल्टा पी जो है वो हो गया। इसी तरीके से अगर जो है वो सिस्टम क्लोज है तो टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, और भी कोई चीज़ ऐसी है जो कंजर्व होगी, टोटल मोमेंटम टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो कंजर्व होगी। फ्लुएंस के दौरान मास होगी सर। हाँ चलो ये एक अच्छी बात तुमने बताई, मास, मास से रिलेटेड भी बात करेंगे, ठीक है, कि मास कंजर्व होगा कि नहीं। अच्छा इसके अलावा भी कोई कुछ बता सकता है, टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम और एक मास की बात की नजीब ने। एक ऐसी चीज है जो शायद यहाँ पे आपके जहन में ना आए, लेकिन मैं अगर कोई बताए तो। पॉइंट लाइक पार्टिकल्स में उसके मीनिंग शायद ना हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में उसके मीनिंग बनेंगे। रिजिड बॉडी में क्या एक इम्पोर्टेंट चीज आपने पढ़ी पूरी रिजिड बॉडी में? ट्रांसलेशन से ज्यादा रोटेशन जो है, और रोटेशन से रिलेटेड क्या क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर। नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तो है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी होती है उस ऑब्जेक्ट के साथ। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मैं पॉइंट लाइक पार्टिकल्स या मतलब ऐसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के अलावा मैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी कंसिडर कर सकूं जिसमें रोटेशन भी हो रही हो, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। तो ये याद रखना आप, मैं ये भी चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल एंगुलर मोमेंटम को एल कर लेते हैं हम लोग, एल जो है वो इक्वल टू जीरो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिक्स में सैक्रेड लॉज समझे जाते हैं, ठीक है। मोमेंटम की कंजर्वेशन, एनर्जी की कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंजर्व करते हैं नहीं। इसके अलावा जो है वो आपका चार्ज जो है वो कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा मैकेनिकल सिस्टम की बात करूँगा, लेकिन अगर आप पार्टिकल फिजिक्स में जाते हो तो अगर दो पार्टिकल आपस में टकरा के कोई नए पार्टिकल बनाते हैं तो वहाँ पे चार्ज भी कंजर्व होना चाहिए, ठीक। तो ये हमसे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन चलो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, जो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। काफ़ी ये सेक्रेड लॉज जो है समझे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रांसलेशनल मोशन ना, फोर्स ना लग रही हो सिस्टम पे, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। एनर्जी किस तरीके से कंजर्व रहती है कि उस पर जो है वो क्लोज सिस्टम है, एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। और इसमें जो है एंगुलर मोमेंटम में होता है कि टॉर्क जो है वो एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो वो सारी इस तरह की चीज़ें हैं, इनके साथ रिलेट कर सकते हो आप। अच्छा अब इलास्टिक पिलियन जो है, इसके अंदर एक एडिशनल कंडीशन लगती है जो कि ज़रूरी नहीं है इन जनरल पे। वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है कि मोशन में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, ये है, ठीक है। अभी जो मास की बात की नजीब ने, मैं उसकी तरफ आऊँगा। इसके अब यहाँ पे इन इलास्टिक की पहचान ये है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। टू का साइन हम डाल देते हैं, बेसिक मैथ असिस्टेंट, और ये ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, डाटा के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें इन इलास्टिक पिलियन की दो टाइप्स बना लेते हैं, छोटी सी मिनी टाइप्स जो है। एक जो है इसमें
हुई है। एक को कहते हैं स्टिकी क्लियन, तो इसको कर है वो एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव क्लियन। तो ये दो टाइप्स हैं इन इलास्टिक की जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो जब भी आप देखो कि आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके जो है स्टिकी में क्या हो गया कि एक पार्टिकल आया और दूसरी पार्टिकल के साथ टकराया और उसके बाद ये दोनों स्टिक हो गए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बन गई। एरो जो है ये सी बन गया। आ जाए तो ये इन इलास्टिक है, ये हमेशा याद रखना। जब भी दो पार्टिकल आपकी क्लियन हो रही है उसमें दो पार्टिकल आपस में चिपक गए, तो ये जो है ये इन इलास्टिक क्लियन है और इन इलास्टिक में इसको आप कहोगे स्टिकी क्लियन है। अब इसके ऑपोजिट है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव में क्या होगा कि एक पार्टिकल जो है वो सी है, वो चला गया फुट किया दो पार्टिकल्स में, सी गोज टू ए प्लस बी। तो एक पार्टिकल अगर कोई क्लियन होती है, कोई धमाका होता है, उसमें दो पार्टिकल्स के अंदर टूट जाता है, तो ये हो जाएगी एक्सप्लोजिव। तो इसमें वो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी। ऐसे समझ लो जैसे कि दो पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आए, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी थी, और जैसे ही वो टकराए, ठीक है, तो वो जो है दोनों चिपक गए और रेस्ट पे आ गए। रेस्ट पे आ गए तो इसका मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सारी की सारी ज़ीरो होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये हो सकता है एक पार्टिकल जब वो पड़ा हुआ था, एकदम से धमाका हुआ, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, धमाका हुआ और वो जो है दो हिस्सों में टूट गया। तो एक ने एक दाईं तरफ को तोड़ पड़ा, दूसरा बाईं तरफ, तो दोनों के अंदर मोशन होगी, दोनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। तो ये दोनों ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं होगी। तो जब जब भी आपको कोई एग्जांपल दे, कहीं पे भी जीआरई का टेस्ट है, कहीं पे आप ऐसी सिचुएशन देखोगे कोई पार्टिकल टूट रहा है या पार्टिकल जुड़ रहा है, तो आपने उस क्लियन को कहना है कि ये यहाँ पे इलास्टिक क्लियन है, यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ नहीं लगाना, ठीक है। अब ये जब दोनों जुड़ रहे हैं तो आपको पता है इनके पास पहले काइनेटिक एनर्जी थी और अब जो है काइनेटिक एनर्जी इनकी नहीं है इनके पास। तो आप इनकी काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी, दिस इज, ये मैंने आपको तो एक स्पेशल केस बताया, हो सकता है ये भी दौड़े, लेकिन स्पेशल केस से पता चला है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या होगा कि डेल्टा के जो है यहाँ पे डिफाइंड एज के एफ फाइनल माइनस के आई जो है वो पॉजिटिव, हाँ सही है पॉजिटिव। तो यही चीज़ आप नीचे देख लो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो में जो चेंज है, एक मिनट में कुछ लिख किया कि अपनी नेगेटिव, ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, और दूसरी जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो डेल्टा के इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, लिख लेते हैं गेन। है यहाँ पे, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, तो ये इलास्टिक है, ठीक हो गया। अब जब पार्टिकल टूटेगा ना, तो आप देखें यहाँ पे मास कंजर्वेशन की वो सेंस नहीं रहेगी। अगर चाहे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में मास कंजर्व रहता है उस तरीके से कि मास जो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, जो रिलेटिविटी में होता है, उसके वो मीनिंग नहीं है। तो यहाँ इलास्टिक में जो है आप मास कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, लगा सकते हैं मास कंजर्वेशन, इसमें लगा सकते हैं, लेते हैं टाइम जो वो जीरो, ये अलग से नहीं है, ठीक है, ये अलग से नहीं है, ये
इस वजह से आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है आपने इसको कंजर्व किया। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व अगर नहीं होती, यानी इस आर्गूमेंट को मैं लेके चलता हूँ, काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं होती तो फिर क्या होना है, फिर ये वाला काम होना है, या स्टिकी या एक्सप्लोजिव, यानी मैस जो है वो उस पार्टिकल का कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। इसका तो मैस कंजर्व नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा के इक्वल टू 0 मीन्स कि मैस कंजर्व रहेगा। मैस की कंजर्वेशन जो है वो इसमें ऐसे रहती है कि हर पार्टिकल जो है ना उसका मैस कंजर्व रहता है, यानी कि वो अपना मैस तोड़ता नहीं। ठीक, वो पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, ए बी जो है, और वो सी डी बन जाते हैं, तो ए जो है वो ए ही रहेगा, बी जो है वो बी ही रहेगा, वो अपना मैस जो है वो कम ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये मैस कंजर्वेशन काइंड ऑफ इलास्टिक में होल्ड करेगा, यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। अगर मैस टूट जाता है तो फिर आप वो आपका वन पार्टिकल जो है वो उसमें से कुछ मैस निकल गया तो वो इन इलास्टिक बुलियन होगी। ठीक है, वो एक्सप्लोसिव होगी, या कोई और मैच जो है वो उसके साथ आगे चिपक गया तो वो स्टिकी। ये मैंने सारी डिस्कशन अब आपको पूरी पिक्चर बता दी। इन जनरल जो है लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कंजर्व रहती हैं कुलियन में। और इलास्टिक कुलियन में एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलती है, वो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट है कि अगर आप मैस भी कह दो कि मैस जो है वो चेंज नहीं होता, कोई मैस टूटता कम ज़्यादा नहीं होता। ये जबकि इन इलास्टिक, ये सारे मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो इसको आप दो तरीकों से देख सकते हो। एक स्टिकी कुलियन के यहाँ कहीं कहीं ना कहीं मैस जो है वो जो है वो गेन कर रहा है वो, या कहीं ना कहीं मैस जो है वो उसका कम हो रहा है, तो टूट के इस तरीके से, तो इसमें ये सिचुएशन बन जाती है। तो अब आगे चलते हैं। कुलियन जो है इसमें हम लोग पहले कुछ थोड़ी सिंपल जो है वो सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं। सिंपल सिचुएशन ये हो सकती है कि आप बल्कि सिंपल सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं। हाँ चलो सही है, ये कर लेते हैं। लास्टिक हेड ऑन कुलियन ले लें, या आप वन डायमेंशन में कुलियन जो है, ठीक है, लास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। हेड ऑन कुलियन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो मैसेज जो है वो आते हैं। एक का एक पार्टिकल का मैस जो है वो m1 है, ठीक है, और इनिशियल स्पीड जो है उसकी वो u1 है। यहाँ पे क्योंकि वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो ये वेलोसिटीज और स्पीड जो है उसमें मैं यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं डालूंगा। वेलोसिटीज पे जस्ट प्लस माइनस साइन से हम उनकी डायरेक्शंस को जो है वो बता सकेंगे। तो यहाँ पे जस्ट m1 u1, और फिर आपके पास जो है वो m2 m1 u1 मोमेंटम हो गया, m2 u2 ये मोमेंटम हो गया। ये दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, और इनकी इनिशियल जो स्पीड है वो u1 u2 है। इसको आप ऐड कर लो, ये बन गया आपके पास। और फिर फाइनल जो है m1 v1। तो ये नोटेशन भी आपने याद रखनी, मैं ये यूज़ करूँगा बार बार। u1 जो है इनिशियल, u जो है वो इनिशियल स्पीड के लिए मैं यूज़ करूँगा, और v जो है वो यहाँ पे फाइनल के लिए। ठीक है, आपका बन गया मैंने क्या लिखा, ये है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वन डायमेंशन में कुलियन हो रही है, वो आप इस तरीके से लिखोगे। इसके बाद आप कहोगे अच्छा इसमें इलास्टिक कुलियन है, तो मैं जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है वो भी आप कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1, और यहाँ इधर आ जाएगा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हाफ
हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मुझे पता नहीं आप लोगों को क्लासिकल मैकेनिक्स 1 का कोर्स है उसमें शायद कोलिजन्स कराई हों। शायद तो कुछ मुझे वो शायद मैसेज वगैरह भी शायद आए हुए हों। लीनियर मोमेंटम सर, अच्छा लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम, सही। तो ये दो चीज़ हमने कर ली, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर। एक तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें बार बार हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ दोनों साइड पे बजाय अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हाफ हटा देते हैं। पहला काम ये करना है, क्योंकि अक्सर ये इस तरह के प्रॉब्लम अगर जीआरई फिजिक्स या इवन आपके जो है मैं जो एग्ज़ाम लूँगा मल्टीपल चॉइस के सेंस में तेजी के साथ करने के लिए आपको चीज़ें जो है थोड़ी सी हैंडी रखनी पड़ेंगी। हाफ का फैक्टर ख़त्म कर दिया। अब हाफ का फैक्टर ख़त्म कर दिया तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको भी हम थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिख लेते हैं। m1 जो है वो आप कॉमन ले लो दोनों साइड से। m1 अगर कॉमन लोगे तो u1 माइनस v1 आ जाएगा। तो अगर कॉमन ले लें तो दूसरी साइड पे यहाँ पे आपके पास v2 माइनस u, इसी तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी वाली जो चीज़ है उसके साथ भी कर लेते हैं। उसके साथ आप कर लो, आपने m1 कॉमन लिया तो u1 स्क्वायर माइनस v1 से दूसरी साइड पे कॉमन लिया आपने स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपके पास u2 स्क्वायर ठीक कर दो तो फिर आप बता देना मुझे। ये दो चीज़ें जो है हमने यहाँ पे बना ली। अब आप देख रहे हो कि अगर इन दो इक्वेशंस को हम आपस में डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक और इक्वेशन जो है वो बनती नज़र आ रही है। तो आप जो है देखो तो आप इसको माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो इसमें एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा ये प्लस के साथ आ जाएगा। तरीके से ये भी है, ये एक दफ़ा जो है ये प्लस के साथ और एक दफ़ा ये माइनस के साथ। आपको नज़र आ रहा है कि ये मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ काइनेटिक एनर्जी में यूज़ करके आप ये वाली टर्म इसके बराबर है, ये वाली टर्म जो है ये इसके बराबर है, डिवाइड कर लो एक ही बात है। तो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, वो आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई, जिसमें से आपकी ऊपर वाली मोमेंटम कंजर्वेशन, ये काइनेटिक एनर्जी और ये इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करके आपने बनाई। तो ज़्यादा नॉर्मल सिचुएशन में आप जो है या तो 1 और 2 को यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो 1 और 3 को। 1 और 3 को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि 1 जो इक्वेशन है ये लीनियर है इन वेलोसिटीज़, ठीक है, या स्पीड में, और ये भी लीनियर है। लीनियर इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना आसान है इसके मुकाबले में कि क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करो। ठीक है, तो आप जो है वो आइदर यूज़ 1 and 2 1 and 3, ठीक है, कर लो जी। 1 2 और 1 और 3। अब एक एग्जांपल करते हैं, शायद नीचे मेरे पास जारी का एक प्रॉब्लम है, इसको करते हैं। इसमें क्या है प्रॉब्लम, ये 9677 ये एग्ज़ाम था शायद 1996 का, उसमें प्रॉब्लम नंबर शायद 7 है। इसमें आपके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसका मैच जो है 2m है, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल M दिया जा सकता है। फिर ये एक पॉइंट, ये पेंडुलम है। पेंडुलम जो है ये h हाइट पे इसका मैच है, इसको आपने होल्ड किया हुआ है, और जब आप इसको छोड़ते हो तो ये आके इसको हिट करता है। ठीक है, हिट करता है, और हिट करने के बाद ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी आगे चली जाती है, और इसमें ये टकरा के वापस आता है, और ये टकराने के बाद ये है कि ये कितनी हाइट पे आता है। ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ, आपने ये रेस्ट पे है 2ms, ये शायद ms है, और ये इसके साथ टकराता है तो ये अपनी थोड़ी सी एनर्जी जो है इसको ट्रांसफ़र कर देता है, ये आगे चला जाता है। अब जब इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई है तो ये टकराने के बाद वापस आता है, तो ये एक एच प्राइम हाइट पे आता है। आफ्टर क्लियर वो एच प्राइम हाइट जो है वो आपने बतानी है। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम आपको समझ आ गया तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन और ये वाले कंसेप्ट जो है ये आपके यूज़ होंगे। तो शुरू में ये यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा तो इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको आप लिख सकते हो m उसके हवाले से, और ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हाफ सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में m। और यहाँ पे अब देख लो क्या हम यूज़ करें कि जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, उसके लिए क्या मुझे यूज़ करना चाहिए। मैं लेट से इसको ये मिलियन जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से ऊपर से नीचे पहुँचा तो जस्ट टकराने से पहले अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप इस तरह निकाल सकते हो। और यहाँ पे क्या चीज़ आपने यूज़ की है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक टोटल एनर्जी। आपको बताया था कि वो ऑलवेज होल्ड करेगा। यूज़ करते हुए हम आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, और अच्छा इसमें मैच तो मैंने दोनों बराबर ले लिए, वहाँ पे मैच जो हम लिखा हुआ है, तो क्या किया जाए। एक मिनट में ज़रा प्रॉब्लम तो मेरे पास उस तरीके से शायद अभी अच्छा इधर जो है वो ठीक है, यहाँ तो खैर सेम मैच ही आएगा, इधर कोई मसला नहीं है, ये ठीक है बिल्कुल। ये आपके पास टू साइड पे चला गया, जी आर जी एस के रूप बन गया। ये आपके पास निकल आई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हो आपकी बिफोर जो है ये कोलिजन जो है इस पार्टिकल की। ठीक है, इसको आप चाहे 1 कह लो, उस पार्टिकल को 2 कह लेते हैं, चलो यूँ कर लेते हैं। यहाँ पे इसका तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे
नेक्स्ट स्टेप में क्लियन होगी। क्लियन आप ले लो कि बिल्कुल जो ये इलास्टिक क्लियन है, ये जो है ये रेस्ट पे पड़ा हुआ और दूसरे से आके टकराता है। ठीक है, तो इसमें आप मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो लगा सकते हो। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो एम मैच जो है वो U1 के साथ आ रहा है। दूसरा जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे U1 मैंने बता दिया। और M1 बता देता हूँ कि M1 जो है लेफ्ट से मेरा दे, कुछ भी दे दे आपको प्रॉब्लम, और कुछ डेटा नहीं चाहिए हमें। ठीक है, M1 U1, और यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन में। और दूसरी साइड पे M जो है वो, उसको मैं क्या, M यहाँ तो V1 वेलोसिटी क्या है? V1 वेलोसिटी जो है वो M1 पार्टिकल की है, और V2 वेलोसिटी इसकी आफ्टर कोलिजन जो है। ठीक हो गया। तो अब आपके पास U1 का रिलेशन जो है वो V2, ठीक, अच्छा सही है। इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं, और यहाँ पे इस इक्वेशन को आप मैथ इसका एलिमिनेट करके भी लिख सकते हो। ये रिलेशन आपके पास ये आ गया। तो एक और चीज़ है वो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी होगी इसमें। तो उसके लिए आपके पास चॉइस है कि आप इक्वेशन 2 यूज़ कर लो या इक्वेशन, अगर चाहो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। U1 आपका हो गया। और ये आपके पास, अच्छा जी। तो इसमें अब हमें क्या चाहिए? हमें जो है वो V1 चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है V, ये क्वेश्चन। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके V1 निकाल सकते हैं, अगर V2 को आप एलिमिनेट कर लो। तो देखो इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये निकल आएगा। माइनस U1 जो है वो आपका U1 बन गया। और ये 2 V जो है माइनस V1 आगे 3 आ जाएगा मेरा ख्याल है। V1, ठीक है, तो कुछ बन रहा है। V1 निकालना, फाइनली हमारे पास वन माइनस साइन भी आ गया, माइनस साइन भी आ गया। बता रहा आपको, साइन मैंने बताया था डायरेक्शन बताएगा आपको, कि इसकी V1 की डायरेक्शन U1 के ऑपोजिट होगी। U1 इधर आ रहा है तो V1 इधर, इसका मतलब पेंडुलम वाला मैच टकराने के बाद पीछे की तरफ जाएगा, वही चाहिए हमें। तो ये जस्ट टकराने के जस्ट फौरन बाद जो इसकी वेलोसिटी हो गई, ये वो बता रहा है। दो स्टेप हो गए। अब आपने इससे आपने काइनेटिक एनर्जी बना लेनी है, काइनेटिक एनर्जी, और फिर ये देखते हैं कि सारी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो
पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब ये टकरा के ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जहाँ पे जाके रुक जाएगा। अब तो अगेन जो है वो आफ्टर कोलिजन जो है ये चीज़ आपकी चलेगी। टाइप किया हुआ है वो देख लेते हैं क्या है। सर मास 2m नहीं है। अच्छा मास 2m नहीं है, ठीक सही है। तो मास 2m लेकिन मैं M2 को मैंने 2m वो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं तो फिर ये है, अगर नहीं है तो क्या, तो M2 को कुछ भी आप ले सकते हो। अच्छा तो अब हमने क्या करना है, अब आफ्टर जो है अब ये जो हाइट है वो हमें चाहिए, इस हाइट को हम h पर देते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी स्टेम बॉब के पास वो v1 है, तो हमने 2m मैस उसका था, ठीक है M2 का जो mm कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। क्या जी जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा। और v1 स्क्वायर जो है ये अब हमें चाहिए। आंसर आपका बन गया बस v1 स्क्वायर। जो है वो किसके बराबर है, v1 के पास u1 स्क्वायर जो है वो आपके पास अब जो है u1 स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से डाल सकते हो, शुरू में निकाली हुई थी आपने। सारे स्टेप आराम से आप लोगों को करके दिखा दिए। तो सही हो गया। अब 2g के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर जो है वो देख लो क्या बन गया, h/9 जो है। पहले जो हाइट थी उसका 1/9 जो है उतना ही ऊपर जाएगा टकराने के बाद, क्योंकि वापस पूरी हाइट पे इसलिए नहीं जाएगा कि इसने अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है जो नीचे बॉक्स पड़ा हुआ था उसको भी। तो ये आंसर निकला है आपका फाइनली जो है। और इस तरीके से देखो आपकी किस किस्म के कंसेप्ट जो है काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज़ हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी वाला इस तरीके की। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है और मोमेंटम, ये तीन चीज़ें इस प्रॉब्लम के अंदर ये यूज़ हुई हैं। तो ये देख लो आपने कितने स्टेप में ये आपने इसको किया। ये तेज़ी के साथ करने वाली बात है, आपको 5 मिनट जो है वो आपके पास होंगे इस प्रॉब्लम को लेट से अगर सॉल्व करते हो जीआरई के एग्ज़ाम में 5 से 7 मिनट होते हैं, ठीक है। उसमें आपने फ़ौरन से निकालना, तो इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, किस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन तेज़ी के साथ लगा के फ़ौरन से आंसर जो ऊपर, ठीक है। अच्छा अब इसी प्रॉब्लम को देखो, अगर ये प्रॉब्लम मैं आपको दे दूँ इस तरीके से कि ये जो पेंडुलम है ये आता है टकराता है और ये इसके साथ स्टिक हो जाता है, ठीक हो गया। ये जो है इसके साथ टकराने के बाद स्टिक हो गया। अब ये 2m मैस है, इसका m मैस है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया 3m का, और ये आगे चलते हैं और ये थोड़ा सा यहाँ पे उठता है, ठीक है। दोनों टकराने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाता है, तो वो हाइट निकालनी है वो आपने।
ठीक, तो अगर ये प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ तो इसमें अब आप ये किस किस्म की कोलिजन है, ये पहले तो ये मुझे आप लोग बताओ। सर इनइलास्टिक कोलिजन होगी। इन इलास्टिक कोलिजन होगी क्योंकि अब स्टिक हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपने जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ नहीं लगाना। स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, जब भी आप देखें चीज़ स्टिक हो गई है या स्प्लिट हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ नहीं लगाना आपने। ठीक है, तो यहाँ कंजर्वेशन और पे मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाना है और टोटल एनर्जी वाली आप लगाओगे, टोटल एनर्जी भी लगा सकते हो। तो अब जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करनी है आपने काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में फिर यहाँ से आपने जब दोनों स्टिक हो जाएंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन से टोटल जो मास बन जाएगा उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, 3m जो मास बन जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ लगाना है। फिर वो आपको वेलोसिटी पता चल गई तो फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बनानी है आपने। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो सारी की सारी कन्वर्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी में जितनी हाइट पे जाएगा, तो इस तरह वो आपने हाइट निकालनी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से आपने करना है। इसके अलावा इससे मिलते जुलता एक और प्रॉब्लम जो है वो देख लो आप, शायद यहाँ नीचे बैलिस्टिक जो है ये भी इसी तरह की चीज़ है। बैलिस्टिक पेंडुलम जो है, अच्छा ये थोड़ा सा यानी एक लिहाज से उसका ऑपोजिट कह लो आप, क्या वो जो मैंने बताया, यहाँ पे पेंडुलम एक लटका होता है और ये लकड़ी का मैस होता है ये, तो ये बैलिस्टिक पेंडुलम कहलाता है। इसको यूज़ किया जाता है बुलेट्स की स्पीड को फाइंड करने के लिए। तो दूर से कोई शख्स जो है बुलेट फायर करता है, बुलेट जो है इसके अंदर रह जाती है और ये देखा जाता है कितना ऊंचा जा रहा है। ठीक है, तो असल में इस हाइट से ही आप मेजर कर लेते हो एक्सपेरिमेंटली और आप बताते हो कि बुलेट की स्पीड क्या है v1। तो ये तरीका है बुलेट की स्पीड को फाइंड करने का, बैलिस्टिक पेंडुलम। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये जब बुलेट आएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, कोलिजन के जरिए आप काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड, इसकी वेलोसिटी फाइंड करोगे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के, क्योंकि ये इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे भी वो सिचुएशन है कि बुलेट इसके अंदर है तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है, और फिर जब आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी कंबाइंड सिस्टम की तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इस हाइट पे, और वहाँ से आप हाइट निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ v1, या v1 निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाइट। ठीक है, तो जिस तरह भी प्रॉब्लम हो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। हाँ, तो ये हो गई कुछ एग्जांपल, और अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं आप लोगों को जो ये दो चीज़ें कुलियन के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो है फ्रेम्स। फ्रेम्स जो हैं, एक फ्रेम जो है वो लैब फ्रेम होता है और एक होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लैब फ्रेम जो है इसमें ये होता है कि आपके दो पार्टिकल्स आके आपस में टकरा रहे हैं और एक का मास जो है वो m1 है, वेलोसिटी इसकी u1 है, दूसरे का मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। लेकिन ये जो u2 दूसरा वाला है ये रेस्ट पे है, इसको टारगेट भी कहते हैं। ठीक है, ये टारगेट है, इसको आपने हिट करना है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, उसे हम कहते हैं लैब फ्रेम, कि सेकंड पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे हो। फिर उसके बाद ये इसको हिट करता है और फाइनल सिचुएशन जो भी होती है मैं नीचे बताऊंगा आपको। इसके मुकाबले में एक और फ्रेम है वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या करते हो आप, ये पार्टिकल m1 है, u1 सेंटर ऑफ मास फ्रेम में u1 प्राइम के साथ आ रहा है, तो ये नोटेशन है मैरियन की, जहाँ पे प्राइम्स होंगे वो सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, और जहाँ पे प्राइम नहीं होंगे वो लैब फ्रेम होगा। u में सिंबल यूज करूंगा इनिशियल वेलोसिटी के लिए, v सिंबल यूज होगा फाइनल वेलोसिटी के लिए, दोनों के लिए। यहाँ पे u प्राइम होगा और v प्राइम, यहाँ पे u और यहाँ पे v, इनिशियल फाइनल। इनिशियल सिचुएशन ये होती है सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास में आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाते हो, जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाते हो तो फिर क्या होता है, वहाँ पे आपको जो मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम है वो आपका जीरो बन जाता है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने से टोटल मोमेंटम जो है वो जीरो बन जाता है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं, मैं आपको कि किस तरह बन जाता है। तो यहाँ पे इसने ये पिक्चर बनाई हुई है कि जब ये u1 जो है वो m1 m2 के साथ जब कोलाइड करता है तो इसकी वेलोसिटी v1 बन जाती है और ये इस तरीके से जाता है, और ये u2 जो है ये रिकॉइल होता है, ये भी टकराने के बाद ये जाता है v2 वेलोसिटी के साथ इस तरीके से। और जो इनिशियल डायरेक्शन है m1 पार्टिकल की वो ये डायरेक्शन है जो इसने डैश डॉटेड, ये जो डैश लाइन के साथ रिप्रेजेंट की हुई है।
और इसके साथ जो एंगल बनाता है जो है टकराने के बाद M1 जो है वो एंगल साई है, और जो M2 बनाता है इस डायरेक्शन जो इनिशियल इंसिडेंट डायरेक्शन है, इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन है, उसके साथ जो एंगल M2 बनाता है वो है ये जीटा। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको भी अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये होता है कि ये एक आप ऐसे फ्रेम में होते हो कि एक पार्टिकल आपको अपनी तरफ दोनों पार्टिकल आपको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, M1 भी आपकी तरफ आ रहा है, M2 भी आपकी तरफ आ रहा है, आप ऐसे फ्रेम में हो और फिर टकराते हैं। ठीक है, दोनों आके आपके सर पे लगते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से सेंटर ऑफ मास को टकराने के बाद ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है वो राइट को चला गया, एक लेफ्ट को चला गया। तो ये सिचुएशन इसने बताई हुई है, ये V1 प्राइम इधर चला गया, V2 प्राइम इधर। तो ये जो फाइनल सिचुएशन है इसको समहाउ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से है, यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो असल में कहाँ मूव कर रहा है। इसके देखो, अगर इस सिचुएशन में देखो तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है इन दोनों के सेंटर में है। जैसे जैसे ये पार्टिकल इसके करीब पहुंचता जा रहा है, सेंटर ऑफ मास जो है इसके दरमियान में ही रह रहा है। ठीक है, करते 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 जब जैसे ये दोनों एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो सेंटर ऑफ मास भी उधर ही पहुंच जाता है। फिर ये टकरा के क्या करते हैं, टकरा के एक जो है वो इधर चला जाता है और एक जो है वो इधर चला जाता है। तो अब आपने क्या करना है, हर इंस्टेंट पे इन दोनों को ज्वाइन करो आप एक लाइन से, तो उसके सेंटर में अगर ये दोनों मास जो है बराबर है तो उसके सेंटर में आपका सेंटर मास होगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास, तो ये जो ये वेलोसिटी है इसने सेंटर ऑफ मास की बनाई हुई है। ठीक है, ये जूम करते हुए कि जो मास जो है बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ होगा। M2 इसने बड़ा ले लिया, M1 छोटा ले लिया। अगर M1 M2 दोनों बराबर होते हैं तो ये आपकी जो ये ट्रायंगल है ये थोड़ी सी एंगल के हिसाब से बराबर होती। तो खैर, तो ये है, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इस तरह जा रहा है। अब इस इंस्टेंट पे मास M1 यहाँ पे, M2 यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ शख्स देख रहा है कि M1 जो है वो दूर जा रहा है, M2 जो है वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों सिचुएशन में आपको सेंटर ऑफ मास बता दिया लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट से। लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट से सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ सेंटर पे है। इस सिचुएशन में फिर ये जैसे जैसे करीब जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास आपका इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपकी U1 की वेलोसिटी है। देखो इसने V लिखा हुआ है, कैपिटल V जो है ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे ऐसे यहाँ पहुंचा और फिर आगे चला गया। आगे जाने वाली सिचुएशन ये है, क्योंकि ये है फाइनल कन्फिगरेशन। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे ही सेंटर ऑफ मास होगा, और वो होगा इन दोनों को मिलाने वाली लाइन और जो इनिशियल डायरेक्शन वाली लाइन है। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी वाली डायरेक्शन वाली लाइन है, इस पे यहाँ सेंटर ऑफ मास है। बिल्कुल ये इसी तरीके से ये इसको इधर जाते हुए देखेगा, ये इसको इधर जाते हुए देखेगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये V1 प्राइम है, ये वाली वेलोसिटी V1 प्राइम है, और ये वाली वेलोसिटी V2 प्राइम है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेलोसिटी है ये V है सेंटर ऑफ मास की, ये V1 है, ये V2 है। V1 वेलोसिटी है आफ्टर जो है कोलिजन M1 मास की इन लैब फ्रेम। ठीक है, अनप्राइम क्वांटिटीज जो हैं वो लैब फ्रेम के साथ ताल्लुक है। अगर V है तो फाइनल वेलोसिटीज है, अगर U है तो इनिशियल है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर U है तो इनिशियल, अगर V है तो फाइनल। प्राइम का मतलब सेंटर ऑफ मास। तो ये आप इस तरीके से सारी चीज़ को याद रख लो। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो एंगल बना रही है इनिशियल जो डायरेक्शन थी इंसिडेंट पार्टिकल की, उसके साथ उसको थीटा कहते हैं। तो ये थीटा है। ठीक है, फिर इसने फाई भी बना दिया, फाई जो है वो पाई माइनस थीटा करके, तो ये थीटा है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल इसमें थीटा और ये साई है, या जीटा भी हो सकते हैं। तो ये एंगल है, इसकी फाई की इतनी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं इस तरीके से बताता हूँ। आर जो है आप लिख सकते हो ये वन, और आर जो है ये नीचे वन, इसकी डेफिनेशन यूज करते हुए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आपने डिवाइड कर दिया इसको टोटल मास m से। m कैपिटल M जो है वो बराबर है M1 प्लस M2। ठीक हो गया, तो ये सेंटर ऑफ मास है। और ओरिजिन अगर आप यहाँ पे ही रख देते हो तो फिर क्या होगा, R जो है वो
ज़ीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने का मतलब है कि आपने आर को जो है ये ज़ीरो कर दिया। ये जैसे आपने ज़ीरो किया आप सेंटर ऑफ मास में चले गए, सेंटर ऑफ मास में चले गए, एम की ज़रूरत नहीं है, अब ये चीज़ बन गई। इसका आप डेरिवेटिव ले लो, इसका आप डेरिवेटिव ले लो तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं इन सी एम फ्रेम। डेरिवेटिव अगर आप लेते हो तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेते हैं उसको, नेक्स्ट लाइन में ये आर डॉट जो है ये क्या बन जाएगा, अगर तो सेंटर ऑफ, अगर तो कोलिजन से पहले की बात है तो ये यू बन जाएगा, और अगर कोलिजन के बाद की बात है तो ये क्या बन जाएगा, ये वी बन जाएगा, वी वी। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया, टाइम डेरिवेटिव ले लिया इसका, तो टाइम डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा हाँ, प्राइम नहीं लिखे मैंने, प्राइम लिखने चाहिए थे ये सेंटर में ऐसे ये। अच्छा अब एक मिनट में दोबारा से देख लेता हूँ मैं सेंटर ऑफ मास में जो है, सेंटर ऑफ मास में, हाँ ठीक है सही, हाँ यहाँ पे जो है ये सही लिखा मैंने। अच्छा तो थोड़ी सी ब्रेक करते हैं, मैं ज़रा देख लूँ अपने नोट्स वगैरह में। हाँ तो सेंटर ऑफ मास ठीक बिल्कुल सही, तो आप इसको कर लो, ये प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ठीक हो गया। तो सेंटर ऑफ मास में अगर आप इस सब चीज़ को देखो तो ये असल में आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि मोमेंटम जो है टोटल, टोटल जो है इनिशियल, ये आपका टोटल मोमेंटम है, वो क्या होता है ज़ीरो, और फाइनल भी ज़ीरो। ये बात याद है कि ये डेफिनेशन भी है इसकी सेंटर ऑफ मास में, जब जो है टोटल मोमेंटम जो है दो से ज़्यादा पार्टिकल और 10 पार्टिकल, अगर उनका टोटल मोमेंटम जो है वो नेट जो है कि आप ऐसे फ्रेम में चले जाओ कि उसका टोटल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो है उसमें ज़ीरो होता है। तो ये मैंने अब ये डेफिनेशन और भी लिख दी। कोई आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऐसा फ्रेम होता है जिसमें जो टोटल मोमेंटम है तमाम पार्टिकल्स का वो जीरो होता है। इसका मतलब है अगर दो पार्टिकल्स होंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, ताकि मोमेंटम को जीरो करें, या तो आपके पास आएंगे, ठीक है, इट मीन्स के बिफोर कोलिजन, और या उसके आपस से जाएंगे यानी आफ्टर कोलिजन। ये देखो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और ये वापस आ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये चीज़ जो है वो होल्ड करती है। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है इसमें आप इसका अगर डेरिवेटिव लेते हो, मास फ्रेम ये जो आर है, लेट से कि ये आप लैब फ्रेम के हवाले से देख रहे हो आप उसको, ठीक है, तो लैब फ्रेम के हवाले से क्या चीज़ बनेगी, लैब फ्रेम लैब फ्रेम के हवाले से जो आपको सेंटर ऑफ मास नज़र आ रहा है वो आर पे है, आर पोजीशन पे है। तो अब इसकी वेलोसिटी अगर आप ले लेते हो तो फिर ये क्या बन जाएगा, लैब फ्रेम। वेलोसिटी लोगे आप, इसका टाइम डेरिवेटिव लोगे, इसको मैं कहूँगा ये वी है। तो वी वेलोसिटी अब याद रहेगी आपको कि वी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू लैब। यहाँ पे आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे यू बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लैब, इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा यू विद रिस्पेक्ट टू लैब, और आप चाहो तो ये इसको यहाँ पे ले आओ तो ये बन गया, जो कि एक तरीके, ठीक है, ये बन गया आपके पास चीज़। एम वी है, वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम, u1 u2 जो है वो इनिशियल की है। इसी तरीके से आप जो है इसका डेरिवेटिव लेते हो, ये इनिशियल है या फाइनल है आपको नहीं पता, तो यहाँ पे वी आ जाएगा, लैब फ्रेम में इस तरीके से, और उसमें ये फ़र्क दोनों में क्या है कि जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हो तो ये वी जो है वो जीरो हो जाता है, तो आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम बन जाता है। अदरवाइज अगर आप दूर से उसको देखोगे तो ये वी मूव कर रहा है, ठीक है, वी मूव कर रहा है कि लैब फ्रेम है कि नहीं है,
उसमें ये है कि ये U2 जो 0 है कि नहीं है, तो इसको आप 0 कर दो, तो इसको एक ताकि आपको अब ये लैब फ्रेम बन गया। ठीक है, U2 बाई डेफिनेशन जो सेकंड पार्टिकल है वो टारगेट है, वो आपका टेबल 0 है। ठीक हो गया। अच्छा, ये करने से अब यहाँ पे अक्सर हमें ज़रूरत पड़ेगी मुख्तलिफ़ किस्म की जो जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं, जो कुछ भी है उसको इनिशियल वेलोसिटीज़ जो हैं उनमें लिखने की, ख़ास तौर पे जो लैब फ्रेम में एक पार्टिकल को आपने हिट किया एक दूसरे पार्टिकल के साथ जो कि रेस्ट पे था, तो आपको ये पता मैंने कितनी ज़ोर से हिट किया, V1 आपको U1 आपको पता है। तो हमारी सारी कोशिश होगी कि जितने भी वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट हैं उनको हम लिखें U1 में। ठीक है, तो क्या हम U1 में लिख सकते हैं, सबसे पहले तो V को लिख लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से आप फौरन से देख सकते हो कि हम लिख सकते हैं V को। पहला स्टेप आपने कर दिया कि सेंटर ऑफ मास को आपने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ जो है उसकी टर्म में सारी चीज़ें लिखनी है। तो V जो है वो U1 की टर्म में लिख लिया, और आप चाहो तो M हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, और U2 जो है आ गया। और क्या निकालना है हमने, V निकला है, ठीक है, U2 0 हो गया, V1 हाँ। फिर वो ट्रायंगल है, उससे भी आप लोग चीज़ें देख सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ, तो इस पर मुझे आप लोगों के कमेंट चाहिए। ये है कि U2 ये जो है, अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसके बारे में, इसको आप देख लो, ये क्या मैंने लिखा है। ये है U2 प्राइम। U2 प्राइम का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल 2 था जो रेस्ट पे पड़ा हुआ था, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी U2 प्राइम हो गई। इसकी वेलोसिटी जो है वो बराबर है -v। -v क्या वेलोसिटी है? v वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। तो इसके बारे में कोई कमेंट करेगा कि ये किस तरीके से ये चीज़ ट्रू हो सकती है? तो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग इसके बारे में सोचते हो फिर मैं इसका जवाब बताऊंगा आपको। तो कोई इसके बारे में करेगा कमेंट? तो U2 वेलोसिटी जो टारगेट पार्टिकल था लैब फ्रेम में, उसको जब आपने हिट किया तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर किसी के जहन में कोई चीज़ आती है इससे रिलेटेड तो बताए, फिर मैं अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या है ये। अच्छा, चलो देखते हैं इसको। अब थोड़ी सी अगर इसमें आप विजुअलाइजेशन कर सके तो ये चीज़ आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगी। अब यहाँ देख लो आप। अच्छा नहीं, मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। U2 प्राइम को मैंने जो है असल में U2 प्राइम जो है वेलोसिटी है में टू पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है वेलोसिटी। तो मैं पहले जो है थोड़ा सा उसको गलत बोल दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लैब फ्रेम में आप देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो वो किस तरीके से दौड़ रहा है। ठीक है, लैब फ्रेम में जो आप देख रहे हो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो वो किस तरीके से दौड़ रहा है। और लैब फ्रेम जो है आपका डिफाइन हो रहा है एक ऐसा फ्रेम जो कि आप U2 के साथ लेट से स्टिक है। ठीक है, यहाँ लैब फ्रेम क्या है वो यहाँ पे आप बैठे हो,
यहाँ पे बैठ के देख रहे हो आप, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे जो इसके इन दोनों मैसेज के दरमियान में सेंटर ऑफ मास फ्रेम है जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, इसकी तरफ आ रहा है। तो एक सेंस में अगर आप इसको देखोगे, जब ये इसकी तरफ आएगा तो फिर क्या होगा, इसी पे अगर आप बैठे तो उसके बाद जो है आपको ऐसे लगेगा कि ये पहले जो है ये आपस में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो और फिर ये टकराने के बाद ये बी जो है ये इससे दूर हटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बी जो है ये सेंटर ऑफ मास इस U2 से दूर हटना शुरू हो जाएगा, और वो जो है वो यहाँ पे आप, मेरा ख्याल है यहाँ पे आप टकराने के बाद, हाँ ये तो पता नहीं मैं आपको जो है सही तरीके से समझा पाया कि नहीं है। हाँ कैसे, हाँ नहीं ठीक है, सही सही मैंने बताया, ठीक है। तो इस यहाँ पे बैठे हुए जब आप सेंटर ऑफ मास को देख रहे हो तो सेंटर ऑफ मास जो है वो बी वेलोसिटी के साथ आ रहा है। तो अगर आप जो है सेंटर ऑफ मास में बैठ जाओ, ठीक है, तो आपको लगेगा कि U2 जो है वो बिल्कुल माइनस बी के साथ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, विच इज दिस U2 प्राइम। दोबारा से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सेंटर, आप लेफ्ट फ्रेम में बैठे हो तो आपको सेंटर ऑफ मास अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है बी वेलोसिटी के साथ, ये डेफिनेशन है, ठीक है, कि बी की वेलोसिटी के साथ आ रहा है। तो अब आप स्विच कर लो अपनी पोजीशन, आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से आप देखना शुरू कर दो, तो आपको ये मास जो है ये U2 अपनी तरफ आते हुआ दिखाई देगा, विच विल बी अपोजिट टू बी, ठीक है, और सेम, यानी जस्ट स्विचिंग करनी है कि एक शख्स आपको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप उसके फ्रेम से देखो वो कहेगा आप मुझे अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ ये U2 प्राइम है, ये U2 प्राइम, ठीक, सेंटर ऑफ मास में ये इसको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये चीज़ बन गई, मेरा ख्याल है कि माइनस बी के, ये आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो, उसने ये चीज़ डायरेक्ट लिख दी तो ये निकाली जा सकती है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे इससे आपकी कैलकुलेशन जो है काफ़ी आसान हो जाएंगी, ठीक। तो आपने अगर U2 को माइनस बी में लिख दिया तो फिर इसका मतलब आपने इसको गया। अब पिक्चर से आप जो है फौरन से 2-3 रिलेशन लिख सकते हैं, मैं स्टॉप करूँगा। अब इन रिलेशंस को आप समझ लो, दोबारा से इस ट्रायंगल को देख लो, ये ट्रायंगल में ये V1 है, ये V2 है, ये कैपिटल B है। अब यहाँ से लेके ये वाला जो वेक्टर है ये V1 प्राइम है, और यहाँ से लेके ये नीचे तक वाला जो है M2 ये V2 प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को अगर आप लिखोगे तो ये कैसे लिखोगे कि V1 बराबर है टू कैपिटल B प्लस V1, इस तरह, ठीक है। और दूसरा जो है वो V2 टू कैपिटल B प्लस V2 प्राइम, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी यहाँ ज्योमेट्रिकली आपको फौरन नज़र आ रही हैं, V1 कैपिटल B प्लस V1 प्राइम और V2 कैपिटल B प्लस V2 प्राइम। तो ये चीज़ें जो हैं दो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, निकाली, यहाँ पे ले गया। अब इसमें अगर आप चाहो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो B एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो B एलिमिनेट हो जाएगा, B माइनस, अच्छा ये V2 माइनस V1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा V2 प्राइम माइनस V1 प्राइम। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं, अच्छा इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया, और V2 प्राइम को इससे कर दिया, ये आ गया, ठीक है, और दरमियान में बिल्कुल सही सेट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये चीज़ आ गई, एक रिलेशन आपके पास ये भी आ गया। तो यहाँ पे बस, और ये हमने थोड़े से ये रिलेशन जो निकाले हैं इसी को आगे लेके चलेंगे, और थोड़ी सी और मतलब अभी जो हमारा इन तमाम कैलकुलेशन में मकसद ये होगा कि हम हर चीज़ को U1 के टर्म में लिखते हैं, जिसमें से दो चीज़ें हमने लिख दी हैं,
एक आपकी जो है वो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी को u1 में, और एक जो है ये u2 प्राइम को जो है वो u1 में। u2 प्राइम को जब आप u1 में लिख रहे हो तो आपको पता है कि सेंटर m2 हो गया, और इसमें फिर ये वैल्यू पुट कर लो आप, साइन जो है ये प्लस हो जाएगा। इसमें आप देख लो कि m1 m2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे m2 आ जाएगा। u1 ये इस तरीके से यहाँ पे m2 आ जाता है, यहाँ पे m1 आ जाता है, माइनस है ना, यहाँ से बस यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये रिलेशन हमने निकाल लिए, u1 प्राइम को भी u1 में लिख दिया, u2 प्राइम को भी u1 में लिख दिया। आगे चल के मैं v1 वगैरह जो है इनको भी लिख दूंगा, वो भी आप लोग आराम से देख सकोगे। और यहाँ पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन है कर लो, वरना मैं रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी।